आदाब। जम्मू कश्मीर में एडवाइजरी काउंसिल बनने जा रही है, इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता बुखारी इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और इन तमाम बातों पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और हैरानी की बात यह है, ये जानते हुए भी कि यूनियन टेरिटरीज एक्ट जम्मू एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि स्पेशल प्रोविजन है ऑलरेडी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन। कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा सके या एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा सके। आखिरकार ये तमाशा क्या है? क्या प्रेशर टैक्टिक है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडवाइजरी काउंसिल है उस एडवाइजरी काउंसिल को दबाव में लाने के लिए और अपने काम निकलवाने के लिए सारा तमाशा हो रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। फ्रॉम हॉर्सेज माउथ अब सुनते हैं हकीकत क्या है। रैना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। इंटरनेट के ऊपर अलग अलग सर्विसेज ने आपकी सरकार भी बना दी है, आपके मेंबर भी बना दिए हैं और आज शाम तक उम्मीद है कि हो सकता है अलग अलग मंत्रालय भी बांट दिए जाएं। तो आपको कोई इसके बारे में खबर कि ये जो सारे मंत्रालय बांटे जा रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बन रही, मुख्यमंत्री भी बन गए, डिप्टी सीएम भी डिसाइड हो गया? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर लगातार एक बात चर्चा भी बनी है कि कोई जम्मू कश्मीर में इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है। फिर विषय आया कि नहीं, एडवाइजरी काउंसिल बन रही है। कोई चीफ एडवाइजर बन रहे हैं तो डिप्टी एडवाइजर बन रहे हैं, तो कोई मिनिस्टर बन रहे हैं तो मिनिस्टेरियल पावर्स के साथ एडवाइजर्स बन रहे हैं, काउंसलर बन रहे हैं। ये सब अफवाहें, प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन रही, कोई इंटरिम चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा, कोई एडवाइजरी काउंसिल, चीफ एडवाइजर, डिप्टी कुछ नहीं बन रहा। ये या कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। आने वाले 1.5, 2 साल, 3 साल जब भी यहाँ के हालात ठीक होंगे, डिलिमिटेशन होगी, चुनाव आयोग और सिक्योरिटी एजेंसीज ठीक समझेंगी, जब चुनाव होंगे लोग वोट डालेंगे, एमएलए चुन के आएंगे और जिसका बहुमत होगा उसका चीफ मिनिस्टर होगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाएगा। हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलने वाला देश है। हिंदुस्तान अफवाहों से या फेसबुक से चलने वाला देश नहीं है। लेकिन रैना साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ताकत जो है ना, अगर आज भी देखेंगे आप कि ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे राजनीतिज्ञों के अंदर ताकत कितनी ज़्यादा है। CNN, IBN के ऊपर वो ये खबर चलवा लेते हैं, अलग अलग एजेंसीज में ये खबर चलती है और भी अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं कि भाई स्पेशल प्रोविजन है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है किसी एडवाइजरी काउंसिल का। प्रावधान क्रिएट किया जा सकता है, उसे अमेंड किया जा सकता है, पर कोविड-19 के चलते ऐसी कोई अमेंडमेंट अचानक हो जाएगी। और उसके बाद आपकी पार्टी का तो वादा और मत यही रहा कि जम्मू कश्मीर को फुली एम्पावर किया जाएगा, किसी भी रीजन की हेजेमनी किसी भी रीजन के ऊपर नहीं होगी, खत्म हो जाएगा वो पुराने वाला सिलसिला। फिर भी अगर ये इतनी ताकतवर लोग हैं, इतनी बातें चल रही हैं, तो कुछ सदाकत इसके अंदर नहीं, ऐसा कैसे माने? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एक प्रिंट मीडिया जिनका जिक्र आपने किया, उस पर चलाया जा रहा प्रोपेगेंडा है, झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कैसे किसी को बिना चुनाव के उठा के तो कहेंगे कि आप चीफ मिनिस्टर हो? ये हो सकता है क्या? लोगों को इतिहास, कानून भी कोई चीज है। लोगों शायद इतिहास की बात कर रहे हैं कि 53 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वही 3-4 साल के बाद सुबह पता चला कोई और मुख्यमंत्री है। तो ये जम्मू कश्मीर में होता रहा है, शायद इसीलिए लोग जो है, क्या इन्हीं चीजों को रिपीट तो नहीं किया जा रहा? नहीं, आपने ठीक कहा कि पहले का एक दौर के अंदर इस किस्म की बातें होती थी और ये ब्लंडर्स जम्मू कश्मीर में अगर किए तो कांग्रेस पार्टी के
सरकारों के दौरान हुए। जिसको जी चाहा उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो जिसको जी चाहा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से बाहर फेंक दिया। देश के अंदर बीजेपी की सरकार। आप कह रहे थे बेसिकली इंटरनेट की कनेक्टिविटी खराब हुई, तो आप कह रहे थे कि आमी भारत देश कानून के हिसाब से चलता है। हमारे देश में कानून का राज है, और इस समय हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। कानून का पालन होता है, रूल ऑफ लॉ। एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ग्रेट कंट्री, हमको कानून के हिसाब से ही सारी प्रक्रियाओं को आगे चलाना होता है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं, वो पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, दुनिया के और मुल्क होंगे, चीन होगा, जहां आर्मी का रूल चलता होगा, यहां डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। रात को जब लोग सोते हैं तो कोई और प्राइम मिनिस्टर होता होगा, सुबह आर्मी किसी और को लगा देती है। वो हमारे देश में नहीं है, वो बाकी देशों में होता है। लेकिन एक शायद हो सकता है लोग थोड़ा अगर इतिहास की तरफ हम नजर दौड़ाएं तो हमें ये पता चलता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो जेल में थे, उन्हें वहाँ से बाहर जो है उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लाई, और कल तक जो कुछ नहीं थे वो रातों रात 1975 के चुनाव के बाद 1975 में अचानक बाहर आते हैं, नई दिल्ली अकॉर्ड होता है और वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और 2 साल के लिए उनकी सरकार चलती है, फिर दोबारा जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लोग इसीलिए शायद भयभीत और डरे हुए हैं, और कश्मीर के लोग तो खासकर इसे सच भी मान बैठे हैं, और कई लोगों ने उसका एनालिसिस भी देना शुरू कर दिया है कैसे ये सब कुछ होगा। क्या आप ये एश्योर करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अगर इस तरह का कोई भी मूव होगा आप केंद्र के सामने अपनी बात रखेंगे और इस मूव को रेजिस्ट करेंगे, जी ऐसा ना करें, इस तरह का खिलवाड़ दोबारा न संविधान के साथ हो और न जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो? कांग्रेस पार्टी ने जब वो हमेशा दिल्ली के अंदर सत्ता में रही, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने हमेशा ब्लंडर्स किए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को खत्म किया। वो एक पुराना इतिहास है और सत्य है, लोग जानते हैं। यहां कभी साफ इलेक्शन नहीं होते थे। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए तो 2002 में उन्होंने लाल किले से कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, वरना तो लोग वोट किसी को देते थे तो सरकारें जीता हुआ सर्टिफिकेट किसी और को दे देती थी और यहां हुकूमतें बनती थी। 1975 में आपने ठीक कहा, शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाल के कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री बनाया था, और ये लोग खासकर कश्मीर घाटी से जरूर परेशान रहे हैं, और लोगों को लगता होगा कि शायद अब भी कोई इस प्रकार का मामला बनेगा। ऐसा कोई मामला नहीं है। किसी प्रकार की कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं है, कोई काउंसलर नहीं, कोई चीफ काउंसलर, डिप्टी काउंसलर, ये सब शगुफे हैं, प्रोपेगेंडा है, झूठ है, बनी बनाई एक स्टोरी है। मैंने कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एडवाइजरी काउंसिल आने वाली है, ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है गवर्नर के एडवाइजरों के ऊपर, क्योंकि ये सभी के सभी सरकारी बाबू हैं और ये किसी भी राजनीतिक आदमी की कोई बात सुन नहीं रही है। उसके चलते कोशिश ये की जा रही है कि इनके ऊपर दबाव डाला जाए और अपनी मनमर्जी से जो काम वो चाहते हैं वो काम इन एडवाइजरों से करवाए जाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंस्टीट्यूशन से करवाए जाएं। आपका इसके बारे में क्या? देखिए, कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, किस प्रकार से गेम प्लान है, वो साजिश जरूर है, प्रोपेगेंडा जरूर है, लेकिन जनता भोली नहीं है। आज की जनता बहुत चालाक है। आज दुनिया चांद और सितारों पर पहुंच गई है। जो मार्स प्लेनेट है, मंगल ग्रह के ऊपर इस समय साइंटिस्ट कैसे वहां इंसानी जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए एक पुराना गीत है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अच्छा, ये समझना चाहूँगा, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बड़ा हैरान कर गए कश्मीरियों को कि कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि दफा डोमिसाइल का कानून आता है उनका ट्विटर हैंडल खामोश है, डोमिसाइल के कानून में बदलाव आता है उनका ट्विटर हैंडल खामोश है, कैट को लेकर जम्मू में लोग परेशान होते हैं उनका ट्विटर हैंडल खामोश है, 370 या 35A को लेकर उन्होंने कोई कहानी रीट्रेट नहीं की, दोबारा उसके ऊपर कोई बात नहीं की। क्या ये मान के चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आने वाले वक्तों में जो उनकी राजनीति होगी वो अब 370 के बाद की राजनीति होगी? आपको क्या लगता है?
देखिए, राजनीति के अंदर जो पार्टियां बनती हैं वो कानून के दायरे में बनती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत हर एक पार्टी को रजिस्टर किया जाता है और उसमें मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं कि आप देश की एकता और अखंडता को हमेशा मानोगे, देश के साथ चलोगे, देश के कानून को आप मानोगे। इसलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में है आती है, चुनाव लड़ती है, उसको देश के कानून को मानना पड़ता है और उसके बाद हलफ होता है, शपथ ग्रहण होता है और वो कानून की रूल ऑफ लॉ के लिए शपथ लेता है वो व्यक्ति, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर्स हो। इसलिए हर एक पार्टी का ये दायित्व है कि देश के कानून को मानना और उसके बाद जो देश के नागरिक हैं, सरकारें किसके लिए होती हैं? गवर्नमेंट्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। क्या यही तो डेमोक्रेसी है। इसीलिए सबको, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, गली नाली, पुल, हॉस्पिटल्स, लोगों को ठीक रखना, लोगों की बेसिक जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना। जब हम इलेक्शंस में जाते हैं, अपना मैनिफेस्टो देते हैं, इतनी सड़कें बनाएंगे, इतने पुल बनाएंगे, इतनी नौकरियां देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद भी उनको हमको पूरा करना चाहिए। हमको लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और अगर इस प्रकार सभी हम काम करेंगे तो ये हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारा दायित्व भी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या आप इस बदलाव से खुश हैं कि उनके ट्विटर हैंडल से कोई आग नहीं बरस रही, जैसी आग वो 370 के खात्मे से पहले बरसाया करते थे? नहीं, मैं किसी की पर्सनल एज अ पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए कल हो सकता है वहां चुनाव जब हो वो वहां से लड़के जीत के आए, तो मतलब कोई पॉसिबिलिटी? देखिए, मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडिया। उनके बदलाव से आपको क्या लगता है एज ए पॉलिटिशियन, आपको लगता है कि अच्छा बदलाव है कि 370 के बाद उन्होंने आग बरसानी कम कर दी? नहीं, मेरा ये मानना है कि मेरे को किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। कोई अपने ट्विटर हैंडल से क्या लिखता है, कोई क्या बयान देता है, कोई क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसा किसी का पहनावा है, इस पर बयानबाजी करना मेरे को ठीक नहीं लगता है। जब कोई ट्विटर पर उनका व्यू आएगा तो जब हम उससे सहमत नहीं होंगे तो हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे। वो रातों रात दिल्ली चले गए, बड़े सारे चैनलों ने खबर चलाई कि जी दिल्ली बुलाया गया था उनको, वो एडवाइजरी काउंसिल जो बनने वाली थी उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन उन्होंने लिख दिया, कहा जी मैं तो सेहत खराब थी इसलिए दिल्ली गया था। तो ये क्या है कि कोई अस्पताल पूरे कश्मीर में नजर नहीं आया, उनको बाहर दिल्ली जाना पड़ा, वो भी कोविड के बीच में? नहीं, हो सकता है कि सच में उनकी सेहत खराब हुई हो और हॉस्पिटल्स में या अपने पर्सनल डॉक्टर्स को चेकअप के लिए गए हो। आपसे संपर्क में है? हमारे से तो आप ही संपर्क में हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी है और आप इस वक्त मेन इंपॉर्टेंट पार्टी हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू संभाग से, कश्मीर में भी आपका इस वर्चस्व है, कैडर है, तो कोई संपर्क नहीं है आपका उनके साथ, उनके पिता के साथ? देखिए, ये आप बहुत एक चतुर पत्रकार की तरह जो आप ये सारा माया जाल बना रहे हैं, उसका मैं एक ही जवाब दूंगा। हम अपना काम करते हैं, उनका अपना काम है। अपना अपना काम है, अपना अपना काम है और हमारा फोकस इस समय रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों की बेहतरी है। लोगों को जरूरी सामान पहुंचे, कोरोना वायरस लॉकडाउन में लोगों की को परेशानियां कम हों। 80,000 के करीब हमने लोगों को जो जम्मू कश्मीर से बाहर फंसे थे उनको वापस लाया है। अभी भी 20-25-30,000 लोग बाहर हैं। तो हमारी कोशिश है कि लोगों को हम राहत पहुंचाएं, लोगों की मदद करें। और बाकी दाएं बाएं की बातों में ना मैं पढ़ता हूं, ना मैं फिक्र करता हूं। हमारा एक मिशन है, टारगेट रहता है। जैसे अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख में रहता था, मछली की आंख, इसी तरीके से हमारा काम है लोगों की सेवा, खिदमत। अब थोड़ा सा आपके जम्मू संभाग के ऊपर आते हैं। आपने ये कहा, वादा किया है कि मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर से होगा। डीलिमिटेशन का जो है काम अभी शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर में, डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। रविंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप वादा करते हैं ऑन कैमरा कि जब भी चुनाव होंगे मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, या यूं कहेंगे कि अगर अलायंस हुआ तो फिर देखी जाएगी? देखिए, मेरी तो पूरी कोशिश है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। आपने देखा कि इस पूरे
लॉकडाउन कोरोना वायरस हो, बीजेपी के लाखों वर्करों ने शहर में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, वार्ड में, घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाया है, राशन पहुंचाया है। इस लॉकडाउन में जरूरी चीजें, जरूरी सामान वो आवाम तक बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी आपको इस लॉकडाउन में नजर नहीं आई। मास्क बनाने का काम बीजेपी ने लिया है। 10 लाख घरों तक हमने मास्क पहुंचाने हैं, ये हमारा टारगेट है। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करना, आरोग्य सेतु ऐप को लेके जाना, लोगों की चिंता करना, सैनिटाइजर्स घर घर बांटना, हम एक मिशन के साथ लगे हैं। और जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करता है, खिदमत करता है, खिदमत खलक करता है, ऊपर वाला भी तो उसी पर ही अपनी रहमत करता है ना। मैं आपसे तो इसीलिए जब चुनाव होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को वोट देगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। रविंदर जी, यहां पर सवाल ये बनता है कि जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन हैं वो आर.के. छिब्बर हैं, लेकिन ताकतें सारी की सारी जो हैं वो जुबैर इकबाल के पास रहेंगी क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो जम्मू का आम नागरिक ये पूछता है कि जी मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी तो हमारे हाथ आई नहीं, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे आएगी? देखिए, कुछ एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक सेलेक्ट कमेटी होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ABCD कोई आता है, कोई अगर अपनी काबिलियत पर कोई चीज़ हासिल करता है तो उसको मुबारक देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। वो गांव का हो, शहर का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, अगर अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत के बल पर अगर कोई किसी मकाम को हासिल करता है उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। रही बात बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की, मैं आपको फिर कहता हूं, जम्मू और कश्मीर की आवाम, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, कश्मीर के मुसलमान, ये सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर रियासत को अच्छी डेवलपमेंट अगर हमने अपने क्षेत्रों में करवानी है तो हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अगर हमको ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है, करप्शन फ्री सोसाइटी अगर हमने तैयार करनी है तो हमको बीजेपी की सरकार लानी पड़ेगी। अगर हमको निर्णय लेने वाली सरकार लानी है तो हमको बीजेपी की सरकार लानी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, और फिर आप देखिए यहां डेवलपमेंट होगी, सुनवाई होगी। हर आदमी इंसाफ चाहता है, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। सब लोग, बहुत सारे बच्चे जो फेसबुक के ऊपर जुड़ते हैं, फौरन एक सवाल पूछते हैं, अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी से सवाल पूछते हैं, कहते हैं जी आप तो कहते हैं एडवाइजरी काउंसिल बन रही है, इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपने कहा था 4G चलेगा, नहीं चला। हम प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू करने आते हैं तो उनको सवाल होता है कि जी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ये बनाएंगे, 4G ये ला नहीं पाते। तो सुई जो है वो 4G के ऊपर अटकी हुई है युवाओं की, और उसकी वजह ये भी है कि स्कूलों में, और ये भी एक सवाल कि आतंकवाद, आपका अलगाववाद, सब कुछ कश्मीर में, वहाँ आप लड़ रहे हैं, वहाँ ठीक है अगर आप 2G भी ना चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चलाएंगे तो दोनों जगह 4G चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो दोनों जगह 4G नहीं चलाएंगे। आखिरकार इसकी वजह क्या और हमें सज़ा किस बात की मिल रही है? ये जम्मू संभाग के लगभग हर बच्चे का यही सवाल है, और कश्मीरी बच्चे भी यही सवाल पूछते हैं कि जी हमने ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़नी है क्योंकि हम तो ऑनलाइन ही हैं 24/7, क्या पता अब 6 महीने के बाद भी हमको खुलना है कि नहीं खुलना है, कोई आतंकवाद की वजह से कोई और परेशानी तो नहीं आएगी, तो हमें फुल फ्लैश्ड आप ऑनलाइन साल के लिए कर दो। तो इस पर मैंने भी कई बार प्रयास किया, कई बार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान गिरीश चंद्र मुर्मू साहब से बात की, और बहुत बार, 2-3 बार ऐसा मामला आया कि जैसे फैसला होने ही वाला था, कोई ऐसी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई, और वो भी 4G का, और जिसके चलते अभी तक इस प्रकार का 4G को रेस्टोरेशन का निर्णय सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लिया है, लेकिन एलजी साहब ने। लेकिन रविंद्र जी इसमें आज भी मैं आपको एक बात, जी, कुछ दिन पहले पूरी तैयारी में थे हम लोग, और मेरे को पूरा लगता था कि आज नहीं तो कल ये 4G रेस्टोर हो जाएगा।
हंदवाड़ा के अंदर बहुत बड़ी आतंकी घटना हो गई। ठीक। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इनपुट्स आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं इस समय सिक्योरिटी रीजंस के चलते। हथियार कुछ जगहों पर रिवॉल्वर्स, वेपन्स, आर्म्स एंड अम्यूनिशन ड्रोन्स के जरिए कंट्रोल करके उसको ड्रॉप्स किए गए हैं कश्मीर में। इन्फिल्ट्रेशन बिड्स कराई जा रही हैं और उसमें यह सारा रूट ट्रैक किया जा रहा है 4G के माध्यम से या इंटरनेट के इस माध्यम से। ठीक। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोबारा धीरे धीरे शांति हो रही थी। आज सुबह आपने घटना सुनी पुलवामा में 50 किलो के करीब RDX 50 किलो के आसपास IED विस्फोटक सामग्री और जो है वो एक कार में बरामद हुई है, जिसको भर के ले जा रहे थे और एक बड़ा आतंकवादी हमला कराने की साजिश पाकिस्तानी आतंकवादियों की थी। इस प्रकार की सभी साजिशों से भी हमने निपटना है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को समझते हैं। मैं भी उनके दर्द को, तकलीफ को समझता हूं। ऑनलाइन स्टडीज है, लेकिन कुछ एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो भी हम लोगों ने ही एड्रेस करने हैं और हम सबके लिए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है आपका काम आसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ऑर्डर दिया और ऑर्डर में बड़ा स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप कुछ सिलेक्टेड एरियाज में 4G इंटरनेट शुरू कर सकते हैं। और कमेटी भी, अब तो सेक्रेटरी MHA हैं और गृह मंत्रालय में अमित शाह हैं। मैं उम्मीद तो करता क्या हूं। आपको लगता है कि आप इसको टेकअप करेंगे उस लेवल पर, ताकि कोई एक फ्रूटफुल फैसला जो है, कोई कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर ही, जम्मू के ही डिस्ट्रिक्ट्स को, जम्मू, सांबा, कठुआ, वहां से शुरुआत की जाए, देखा जाए एक ट्रायल में कि अगर ठीक चलता है तो चला दिया जाए, नहीं तो क्या कहते हैं, बंद तो कभी भी किया जा सकता है। मैंने पूरी इंटीग्रिटी के साथ मैं आपको बात बताता हूं, मैंने दिल से बहुत कोशिश की और मामला कई बार ओके होने वाला होता है तो इस प्रकार का घटनाक्रम हो जाता है। इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आप पाकिस्तान की कोई साजिश नहीं देखते रविंदर जी, कि आप कॉन्टिन्यूसली जो एक इंपॉर्टेंट सर्विस है वो युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हैं? पाकिस्तान चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो, वो रिस्टोरेशन चाहता है, वो कश्मीर के अंदर, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। वो बड़ी स्पीड से, तेजी से ये सारे लाइव्स आते हैं, फिर पत्थरबाजी को मैनेज करते हैं, फिर वीडियोस बना के यहां से कश्मीर से पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से फिर लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड जाएंगे, पूरे अरब देशों के अंदर प्रोपेगेंडा होगा। एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के वीडियोस बनाए जाते हैं। भुखमरी है मुल्क में उनके, लेकिन उसके बावजूद वो किन कामों में लगे हुए? पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटीज नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, खाने के लिए राशन नहीं, और बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां पहले कोई और मुल्क देता था, आजकल चीन देता है। बंदूकें उठाओ और खून खराबा करो। ये पाकिस्तानियों की बदनसीबी है, ये उनके मुकद्दर खराब है कि वहां आर्मी और ISI और दहशतगर्दों का कंट्रोल है। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई नहीं सुनता। किसी ने कभी, कोई इमरान की भी कोई नहीं सुनता है, कोई पहले वो गिलानी होता था उसकी नहीं सुनता है। एक बेनजीर भुट्टो जरूर होती थी, लेकिन उसका भी क्या हाल किया, बम लगा के उसको उड़ा दिया। और बीच में एक मुशर्रफ आया था, अपने आप को बड़ा फने खान मानता था, लेकिन जब राष्ट्रपति से उतरा तो लंदन में छिपा हुआ है। उसको पता है उसको जाएंगे तो उसको भी बम लगा के उड़ाएंगे। भगवान बचाए, ऊपर वाला बचाए। ये पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक आने वाला टाइम आएगा, इस पाकिस्तान के 5 नए मुल्क बनेंगे। पाकिस्तान के 5 नए मुल्क बनेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, जिनका आपने 4G पर भी सुन लिया क्या कहना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजरी काउंसिल को लेकर उन्होंने ये कहा कि ये अफवाहें बेबुनियाद हैं। मेहरबानी करके जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं, अब एडवाइजरी काउंसिल तो आपने बना दी है, इंटरिम कैबिनेट के मंत्री मत बनाइएगा और मंत्रालय बिल्कुल भी मत बांटिएगा,
क्योंकि एक तो आपकी रिलायबिलिटी ख़राब हो रही है और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान ऐसा है नहीं, तो ये मजाक बंद कर दीजिए। और अगर ये किसी पॉलिटिकल लेवल पर हो रहा है तो एडवाइजर्स पर बेवजह प्रेशर बनाना भी गलत बात है। दीजिए इजाज़त, आदाब।